हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत हुई हूँ हिंदी वर्णमाला की दूसरी क्लास को लेकर। हमने इससे पहले वर्णमाला की एक क्लास कर ली है, जिसके अंतर्गत हमने वर्णमाला के बारे में जाना था कि वर्णमाला किसे कहते हैं और स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। उसके अंतर्गत हमारे ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, हमारे स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, या फिर हमारे द्विगुण व्यंजन कौन से हैं। इन सभी व्यंजनों के विषय में हमने चर्चा की थी। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की मैं दूसरी क्लास लेकर आई हूँ। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि हमारे मुख के अंदर जितने भी हमारे स्वर और व्यंजन हैं, उनके बोलने का स्थान क्या है, यानी कि कौन सा वर्ण या फिर हमारा स्वर हमारे कंठ से बोला जाता है, कौन सा हमारे जीवा से बोला जाता है, या फिर हमारे तालव्य से बोला जाता है। इस प्रकार सारे स्वरों और व्यंजनों के बारे में आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। और आपके एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले हैं कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हम जब जीवा के आधार पर स्वरों का यदि हम वर्गीकरण करें तो इसको तीन प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम अग्र स्वर, फिर मध्य स्वर और पश्च स्वर, यानी कि हम इसको तीन प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं अपनी जीवा के आधार पर, जीवा से उच्चारित होने वाले वर्णों के आधार पर। तो यदि हम अग्र भाग की बात करें अपनी जीवा की, तो अग्र स्वर कौन कौन से हो गए? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। यानी कि जब इन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो ये हमारी जीवा के अग्र भाग से इनकी ध्वनि निकलती है। मध्य स्वर कौन सा होता है? यानी कि छोटा अ। जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो ये हमारे जीवा के मध्य भाग से इसकी ध्वनि निकलती है। वहीं पर अगर हम पश्च स्वर की बात करें तो पश्च स्वर के अंतर्गत ओ, उ, ऊ, औ और औ, ये हमारे जितने भी स्वर हैं ये हमारी जीवा के पश्च भाग से, यानी कि पीछे के भाग से जब इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि हमें सुनाई देती है कि ये जितने स्वर हैं हमारे पीछे वाले जीवा के पिछले भाग से इनकी ध्वनि आ रही है। तो इस प्रकार हमने जाना अग्र स्वर कौन से हैं, मध्य स्वर कौन सा है और हमारा पश्च स्वर कौन सा है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मध्य स्वर, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्योंकि एकमात्र ये स्वर अकेला है जो हमारी जीवा के मध्य भाग से बोला जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर हमारे स्वर और व्यंजन इनके बोलने का स्थान क्या है, कि हम अपने स्वरों और व्यंजनों को अपने मुख के अंदर कौन से भाग से इनको बोलते हैं, कहाँ से इनकी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कंठ। कंठ कंठ के अंतर्गत हमारे दो स्वर आते हैं, छोटा अ और बड़ा आ। यानी कि जब इन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं, हम अपने कंठ पर हाथ रखकर इनका जब उच्चारण करेंगे अ आ, तो हमारे कंठ के अंदर एक ध्वनि कंपन होती है, यानी कि ये स्वर हमारे कंठ से बोले जा रहे हैं। वहीं पर अगर हम व्यंजन की बात करें तो क, ख, ग, घ, अंग, यानी कि हमारा क वर्ग, क वर्ग हमारे कंठ से बोला जाता है, यानी कि कंठ से इसकी ध्वनि आती है। उसी प्रकार ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत हमारा ह और अह, ये दो वर्ण और व्यंजन आते हैं। हमने पिछली क्लास में ऊष्म व्यंजनों के बारे में जाना था। ऊष्म व्यंजन हमारे चार होते हैं, जैसे कि ह, श, स, ह। ये हमारे उष्ण व्यंजन हैं, इनकी संख्या 4 होती है, व्यंजनों की संख्या 4 होती है। और अगर स्वर की बात करें तो हमारा एक ही स्वर है अह, जो हमारे कंठ से बोला जाता है और ऊष्म में भी है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। उसी प्रकार यदि हम सेकंड नंबर की बात करें तालु, तालु से हमारे कौन से स्वरों का और व्यंजनों का उच्चारण होता है? तो छोटी ई और बड़ी ई हमारी तालु से बोली जाती है। आप बोलकर देखिए, छोटी ई जब बोल रहे हैं तो हमारी जीवा तालु की ओर झुक रही है, इसीलिए इसे तालु स्वर। और व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं? च, छ, ज, झ, इया, यानी कि च वर्ग, हमारा पूरा च वर्ग जो है हमारी तालु को स्पर्श करता है। उसी प्रकार हम अगर श की बात करें और य की बात करें, यानी कि हमारा अंतस्थ व्यंजन, हमने पिछली क्लास में अंतस्थ व्यंजन जाना भी था कौन कौन से होते हैं। हमारे अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, य, र, ल, व, हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। उसमें से हमारा य वर्ण और हमारे उष्ण व्यंजनों में श वर्ण हमारे
तालु से इसकी ध्वनि उत्पन्न होती है। जब हम इन स्वरों का और व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे तालु से इसकी जो है स्पर्श करता है, हमारी जीवा तालु को स्पर्श करती है। अब हम देखेंगे मूर्धा। मूर्धा के अंतर्गत कौन से स्वर और व्यंजन आते हैं? तो छोटा री और बड़ा री, ये दोनों ही हमारे मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम व्यंजन की बात करें तो हमारा पूरा ट वर्ग, ट वर्ग हमारा हमारे मूर्धा से उत्पन्न होती है इसकी ध्वनियां, जैसे कि ट, ठ, ड, ढ। आप जब इस तरीके के उच्चारण करेंगे तो आपकी जीवा जो है वो मूर्धा को टच करती है, ट, थ, ड, ढ। तो ये हमारी जीवा कहाँ टच कर रही है? हमारी मूर्धा को टच कर रही है। और हमारे अंतस्थ व्यंजनों में हमारा र आ गया और हमारा श आ गया उष्ण व्यंजन के अंतर्गत। उसी प्रकार हम दंत यानी कि हमारे दांतों को स्पर्श जब जीवा करती है, वो कौन कौन से व्यंजन और स्वर हो सकते हैं? तो दांतों को स्पर्श करने वाला हमारा स्वर एक है र, और हमारे व्यंजन है त, थ, द, ध, न, यानी कि त वर्ग। वहीं पर अंतस्थ व्यंजन हमारा ल हो गया और ऊष्म व्यंजन हमारा श हो गया। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। आपके एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ही पूछे जाते हैं कि हमारे कंठ से कौन से स्वरों का उच्चारण होता है, या फिर हमारे व्यंजन कौन से हैं, या फिर हमारा ऊष्म व्यंजन कौन सा है जो कंठ से बोला जाता है, या फिर कंठ से बोला जाने वाला व्यंजन कौन सा है, स्वर कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन इस पूरे चार्ट में बहुत आते हैं। तो अगर आप इस चार्ट को रोज एक दो बार देखेंगे तो आपको ध्यान हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। उसी प्रकार ऊंट से, यानी कि हमारे ऊंट से जब हम वर्णों का या स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे ऊंट से, हमारे ऊंट आपस में टच होते हैं। जैसे कि ऊ, बड़ा ऊ, यानी कि हमारे ऊंटों का शेप बन रहा है इन स्वरों या फिर व्यंजनों के उच्चारण से। प, फ, ब, भ, जब इन व्यंजनों का हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे ओंठ जो है एक दूसरे से टच हो रहे हैं, प, फ, ब, भ। तो ये हमारे ओंठ व्यंजन हो गए और उ हमारे ओंठ स्वर हो गए। उसी प्रकार हम नासिका का देखेंगे, जैसे कि नाक से हमारे जो भी वर्णों की ध्वनि निकलती है या फिर स्वरों की ध्वनि निकलती है, तो नासिका के अंतर्गत हमारे अंग आ गया, अंगा, इया, अड़, न और म, ये हमारे व्यंजन आ गए। यानी कि हमारे हर वर्ग का पांचवा व्यंजन, नासिका के अंतर्गत हमारे हर वर्ण का पांचवा व्यंजन आ जाएगा, हर वर्ण का पांचवा व्यंजन। तो आप इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि नासिका से उच्चारित होने वाले जितने भी व्यंजन है वो कौन कौन से हैं? हर वर्ग का पंचम वर्ण। उसी पर कंठ और तालु, यानी कि जो कंठ और तालु दोनों को स्पर्श करते हो व्यंजन कौन से हैं? ए, ऐ, हमारे दो व्यंजन है। कंठोस्थ से बोले जाने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं? कंठ और ओंठ को स्पर्श करने वाले ओ, औ, ये हमारे दो जो कंठ से भी इनकी ध्वनि निकल रही है और हमारे ओंठ को भी, ओंठ का भी शेप ले रहे हैं, तो ये हमारे ओ, औ हो जाएंगे। और दंतोष्ठ यानी दांत प्लस ओंठ दोनों से बनने वाला व्यंजन कौन सा है? हमारा व। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। रोज एक दो बार इसको अगर आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पीछे जो चार्ट किया था उसी को इस डायग्राम के माध्यम से भी एक बार देख लेते हैं, जिससे कि आपको रिकॉल भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। मैं तो चाहती हूँ कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ क्लास में ही आपको याद हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, हमने पीछे अपने पिछली वाली स्लाइड में देखा ही है, उसको एक बार और देखेंगे। जैसे कि नासिका से उत्पन्न होने वाले व्यंजन कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया कि हमारे जो भी व्यंजन है, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस प्रकार जितने भी व्यंजन हैं, जितने भी वर्ण हैं, इनका पंचम वर्ण ही हमारा क्या है? नासिका से बोला जाने वाला वर्ण है। और साथ में इसमें अंग भी आता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। दंत मूल, यानी कि दंत प्लस मूल, हमारे दंत मूल को टच करने वाला, यानी कि जो हमारे वत्सर को टच करता है, हमारी जीवा टच करती है, वो कौन से वर्ण है? र और ल। दंत को टच करने वाले मैंने अभी आपको बताया त वर्ग है और स भी है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। जो एक्स्ट्रा यहाँ पे वर्ण इस चार्ट में लिखे हुए हैं, इसको भी आप याद में रखेंगे।
दंत प्लस ओष्ठ एकमात्र व, इसको आप याद रखेंगे। ओठ से बोले जाने वाले उ और हमारा प वर्ग। ओष्ठ प्लस कंठ ओ, ये हमारे ओठ और कंठ दोनों से इसकी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। उसी प्रकार मूर्धन्य से बोले जाने वाले या फिर मूर्धा से बोले जाने वाले हमारे त वर्ग है, श है और र है। उसी प्रकार तालु से बोले जाने वाले हमारे ई, च वर्ग, य और श हमारे तालु को स्पर्श करते हैं। तब इन ध्वनि हमारी जीवा तालु को स्पर्श करती है और ये ध्वनि जो है हमारी ई, च वर्ग और य श की ध्वनियां हमारे मुख से बाहर निकलती हैं। उसी प्रकार हम देखेंगे कंठ प्लस तालु, यानी जो ध्वनि कंठ से भी निकल रही है और हमारे जीवा जो है तालु को भी स्पर्श कर रही है, वो ए। उसी प्रकार कंठ से अ, आ, आहा, क वर्ग और ह हमारे कंठ के यहाँ से इसकी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो जो भी मैं बता रही हूँ, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आप इसको जब रेगुलर रोज इसको आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जितना भी हमने अभी पढ़ा कि कौन सा व्यंजन कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, उसी के आधार पर हम इसको और आगे अच्छे से देखेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले देखेंगे जीवा के आधार पर, जीवा क्या प्रयोग के आधार पर जो भी वर्ण हम उच्चारित करते हैं उनको सबसे पहले देखेंगे। इसको तो हमने अभी पिछले अपने स्लाइड में देखा भी था, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अग्रस्वर, हमारा अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, यानी कि हमने अभी मैंने आपको भी बताया कि जीवा के आधार पर हम जीवा के उच्चारण के आधार पर हम इसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं इन वर्णों को। जैसे कि हमने अग्र स्वर में देखा था ई, ए, मध्य स्वर में देखा था अ, और पश्च स्वर में देखा था बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और अ। ये हमारे पश्च स्वर है, यानी कि हमारे पीछे से इसकी ध्वनि आ रही है जीवा के। उसी प्रकार मुख द्वार, मुख विवर के खुलने पर, यानी कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख कितना खुल रहा है, हमारा मुंह कितना खुल रहा है, आधा खुल रहा है, पूरा खुल रहा है, या फिर गोल शेप ले रहा है, उसके आधार पर यहाँ पर वर्णों को और स्वरों को वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे विवृत। विवृत का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, वो है आ। जब आप आ स्वर का उच्चारण करते हैं तो आपका मुख पूरा खुलता है, तो ये कैसा स्वर है? विवृत स्वर है। अर्ध विवृत, यानी कि हमारा मुख आधा खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है वो है छोटा अ, ए, ओ और औ। ये हमारे स्वर हैं जो हमारे मुख के आधा खुलने पर इनका उच्चारण होता है। वहीं पर अर्ध संवृत देखेंगे हम, जिन स्वरों के उच्चारण से मुख द्वार आधा बंद रहता है, यानी कि मुख द्वार हमारा आधा बंद रहता है, वो कौन कौन से हैं? तो ए और ओ, इसको बोलने से हमारा मुख द्वार आधा बंद रहता है इन स्वरों के उच्चारण से। संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, यानी कि बहुत ही कम खुलता है, उन्हें हम कौन सा वर्ण कहते हैं या स्वर कहते हैं? संवृत, यानी कि छोटी ई, उ। इनसे क्या, इन स्वरों के उच्चारण से हमारा मुख लगभग बंद रहता है, तो उन्हें कौन से लगभग ये हमारा मुख बंद रहता है तो वो कौन से वर्ण कहलाते हैं? संवृत स्वर कहलाते हैं। आपको समझ में आया? आप इसको एक बार रोज देखिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे, और आपको कंठस्थ कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछता है, क्योंकि बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए आप अपनी कंफ्यूजन को हटाकर इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होठ की स्थिति के आधार पर देखेंगे कि हमारे ओठ, जब हमारे ओठों का शेप बनता है तो कौन से वर्ण निकलते हैं। सबसे पहले अवृतमुखी, अवृतमुखी स्वर कौन से होते हैं? यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ
व्रतमुखी या फिर गोलाकार नहीं होते, यानी कि गोल, हमारे ओंठों का शेप गोल नहीं होता है। कौन से हैं? अ, आ, इ, ए, ऐ। हमारे ये वर्ण हैं जो अव्रतमुखी हैं। व्रतमुखी कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ व्रतमुखी या गोलाकार हो जाते हैं। व्रतमुखी कौन से स्वर होते हैं? उ, ओ, औ और अ। ये हमारे व्रतमुखी, यानी कि जब इन स्वरों का उच्चारण हम करते हैं तो हमारे ओंठ जो हैं वो गोलाकार रूप में बन जाते हैं। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। आगे हम देखेंगे हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर, यानी कि हमारी जो भी ये हम स्वरों का उच्चारण कर रहे हैं, इन स्वरों को जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारे मुख से और नाक से वायु निकलती है। तो उसके आधार पर कौन कौन से हमारे स्वर आते हैं उसको हम देखेंगे। जैसे कि निरनुनासिक, यानी कि मौखिक स्वर। निरनुनासिक मौखिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है वो है छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई। हमारे 3 वर्ण हैं, सॉरी स्वर हैं। कौन कौन से हैं? छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ही नहीं बल्कि पूछे भी जाते हैं कि अवृतमुखी और निरनुनासिक वर्ण कौन सा है या फिर स्वर कौन सा है। तो हमारा छोटा अ आ जाता है उसके अंतर्गत, बड़ा आ और छोटी ई, यानी कि 3 स्वर आ जाते हैं जो दोनों ही हैं। उसी प्रकार अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, यानी कि हमारे मुख के साथ साथ हमारे नाक से भी हवा निकलती है, वे स्वर कौन से हैं? वे हैं अ, छोटा अ, बड़ा अ और ई। ये हमारे अनुनासिक स्वर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम घोषत्व के आधार पर देखेंगे, यानी कि घोष, अघोष, सघोष, ये वर्ण कौन से होते हैं। यहाँ पर हम पहले देख लेंगे, कुछ विद्वानों ने मतलब ऐसा तर्क दिया है कि च वर्ग, च वर्ग कैसा है? स्पर्श संघर्षी भी इसको मानते हैं, यानी कि हम इसको स्पर्श व्यंजन तो कहते हैं, साथ में साथ इसे संघर्षी भी माना जाता है, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है एग्जाम का पैटर्न एकदम हाई होता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते हैं। तो एक नजर आप इस पर भी डालेंगे। वहीं पर हम देखेंगे घोषत्व के आधार पर। हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं अघोष और घोष क्या होता है, और हमारे अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। जैसे कि अघोष क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों, जो भी हमारे स्वर तंत्रियां हैं, में कंपन न हो, यानी कि हमारे स्वर तंत्रियों में जब कंपन नहीं होता है, जिन भी स्वरों को या फिर व्यंजनों को जब हम बोलते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, वो हमारे अघोष कहलाते हैं। और सघोष यानी घोष के साथ, यानी कंपन के साथ जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, वो हमारे सघोष कहलाते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन हमारा अघोष होता है, और हर वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा व्यंजन हमारा सघोष कहलाता है। प्राणत्व के आधार पर, यानी कि हमारे दो होते हैं, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेंगे कि अल्प प्राण किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। महाप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख से अधिक हवा निकले, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। तो अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण यानी कि हमारे मुख से जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से ध्वनि बहुत जो है वायु बहुत कम निकले, हवा बहुत कम निकले, उसे हम कहेंगे अल्प प्राण।
महाप्राण यानी हमारे मुख से वर्णों के उच्चारण में जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और उसमें वायु अधिक बाहर निकले तो उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण। अब इसको चार्ट के माध्यम से हम समझ लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे अभी हमने जो भी पीछे पढ़ा, पिछली स्लाइड में पढ़ा, वो सब यहाँ पर दे रखा है कि आपका अघोष भी है और अल्प प्राण भी है। कौन सा वर्ण है जो अघोष भी है और अल्प प्राण भी है? तो ये देखिए हमारा अघोष और अल्प प्राण। तो अघोष भी अल्प प्राण है हमारा क, च, ट, त, प। और हमारे हर वर्ग का पंचम वर्ण जो अघोष भी है, अल्प प्राण भी है, यानी कि जब हम क बोल रहे हैं, क, कम वायु निकल रही है। उसी प्रकार जब हम अंग बोल रहे हैं, अंग, इया, अण, न, म, अघोष है, यानी कि स्वर तंत्रियों में कंपन भी कम हो रहा है और साथ में हमारे मुख से हवा भी कम निकल रही है। हमारे कौन से वर्ण हो गए? अघोष और अल्प प्राण। उसी प्रकार अणा, न और म, यानी कि हर वर्ग का पंचम वर्ण हमारा अघोष और अल्प प्राण होता है। और हमारा हर वर्ग का पहला वर्ण क, च, ट, त, प, ये हमारे अघोष और अल्प प्राण है। महाप्राण कौन से हैं? सिर्फ महाप्राण। जो सिर्फ महाप्राण है वो हमारे जो हमारा हर वर्ग का दूसरा वर्ण हमारा महाप्राण है और चौथा वर्ण हमारा महाप्राण है। ये हमारा दूसरा और ये हमारा चौथा वर्ण हमारा क्या है? महाप्राण है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ख, छ, ठ, थ, फ। क्वेश्चन आपसे किसी भी रूप में पूछ सकता है कि कंठ, जो कंठ से भी बोला जाता है, अघोष भी है, अल्प प्राण भी, कौन सा वर्ण है? या फिर जो कंठ से बोला जाता है महाप्राण है, कौन सा वर्ण है? कंठ से उच्चारित होता है, घोष भी है, अल्प प्राण भी है, कौन सा वर्ण है? तो इस चार्ट को भी आप रोज देखिए। आप जब रोज इसको एक दो बार देखेंगे आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। तो आप प्लीज इस चार्ट को बार बार देखिए जिससे कि आपको चीजें याद हो जाए, क्योंकि ऐसे नहीं याद होंगी, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। तो आप जब इसको रोज देखेंगे, रोज इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। अब हम देखेंगे जो घोष और अल्प प्राण वर्ण है वो कौन सा है। तो हमारे आ, हर वर्ण का तीसरा जो वर्ग है, जैसे कि ग, ज, ड, द, ब, वहीं पर हम यहाँ पर देखेंगे य, र, ल, ये हमारे कौन से हैं? घोष भी हैं और अल्प प्राण भी हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अनुनासिक अनुस्वार के अंतर्गत हमारा एक आता है जो अघोष और अल्प प्राण है। विसर्ग हमारा आता है जो महाप्राण है। आहा, जब हम आहा बोलते हैं, अंग हमारा अल्प प्राण है। आहा, इसमें वायु भी ज्यादा निकल रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? महाप्राण, यानी कि विसर्ग हमारा महाप्राण है। जैसा कि आपने अभी पीछे इस चार्ट में देखा, अघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं? पहला, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। उसी प्रकार सघोष कौन से होते हैं? हर वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा व्यंजन। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि अघोष कौन कौन से व्यंजन होते हैं, यानी कि वर्ग के कौन से व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो पहला और दूसरा हमारे अघोष होते हैं। सघोष हमारा हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको मैं लेकर आई हूँ। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद हम इसी पर आधारित क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे य और व एकमात्र ऐसे व्यंजन हैं जो अर्ध स्वर हैं। ध्वनि जो कभी स्वर हो कभी व्यंजन, जो कभी स्वर भी बन जाते हैं कभी व्यंजन। कौन से दो वर्ण है? य और व।
र हमारा कैसा है, लुंठित वर्ण है, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे, यानी उसे तालु से हमारे लुढ़क कर स्पर्श हो, जैसे कि हम र बोलते हैं र, तो ये हमारे तालु से स्पर्श होकर लुढ़क जाती है नीचे, इसीलिए उसे लुंठित वर्ण कहते हैं। ल कैसा वर्ण है, पार्श्विक, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पश्च यानी बगल से निकल जाती है, ल, तब ऐसा बोलते हैं, तो ल हमारी जीवा के बगल से इसकी वायु बाहर निकल जाती है। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रखिए, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, आपके वर्णमाला से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और पूछे भी बहुत जाते हैं, तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखिए। अब मैंने आपको पिछली क्लास जो हमारी हुई थी वर्णमाला की, उसमें मैंने आपको बताए थे स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो हमारे मुख में, जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, हमारे मुख के अंदर जीवा हमारे मुख के अंदर किसी न किसी भाग को टच करती है, वो दांत हो सकते हैं, वो हमारा तालू हो सकता है, वो हमारे ओट्स हो सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों को जब टच करती है जीवा, कहीं ना कहीं किसी न किसी भाग को टच करती है, वो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। मैंने आपको बताया भी था, हमारे स्पर्श व्यंजन 24 होते हैं, प्लस 2 व्यंजन ड और ढ उसके अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि सॉरी 25 होते हैं, और दो ये अंजन 27 मिलाकर स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसी प्रकार हम देखेंगे कि जैसे कि हम यहाँ पर इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुख के किसी भी स्थान विशेष जैसे कंठ, तालु, मुर्दा, दांत, ओंठ का स्पर्श करते हुए निकले, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, यानी हमारे मुख के किसी भी भाग को टच करती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आप इस सीक्वेंस को भी याद में रखेंगे, इस सीक्वेंस को मत भूलिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये सीक्वेंस भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सीक्वेंस क्या है वर्णमाला में वर्णों के उच्चारण का। तो सबसे पहले कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। आप 2-3 बार इस तरह इसको बोलिए, आपको याद हो जाएगा, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, अर्थात कंठ पहले आता है और ओंठ सबसे बाद में आते हैं, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। अभी ये चार्ट मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, इसको आप एक बार और देख लेंगे, आपके रिकॉल के लिए मैंने इसको यहाँ पर डाला है। जैसे कि कंठ से उच्चारित होने वाले हमारे कौन कौन से व्यंजन हैं, वो आपने अभी देखा, हमारा पूरा क वर्ग है। मूर्धा से उत्पन्न होने वाले, यानी कि मुख के भीतर की छत का अगला भाग टच करती है हमारी जीभा, ट वर्ग है, उसके साथ हमारा ड भी है, ढ भी है और अड़ा भी है। उसी प्रकार हम देखेंगे दोनों ओंठों को स्पर्श जब करते हैं, वो कौन से व्यंजन है, प, फ, फ, ब, भ, म। उसी प्रकार तालव्य यानी तालु, मुख के भीतर की छत का अगला भाग हमारी जीवा टच कर रही है, श, य। दंत और मसूड़ा हमारी जीवा टच कर रही है, स, र, ल। उसी प्रकार ऊपर के दांत और निचले ओंठ को टच करती है हमारी जीवा, जिन्हें हम दंतोष्ठ कहते हैं, वो कौन सा वर्ण है हमारा, सिर्फ व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा है, या फिर व लिख देगा और आपसे पूछेगा कौन सा व्यंजन है, इस प्रकार आपको ध्यान में रखना होगा। मूर्धन्य, मूर्धा, भीतर की छत का अगला भाग, हमारी जो मूर्धा होती है, जीवा उसको टच कर रही है, तो उसके अगले भाग को टच कर रही है, वो हमारा श है। उसी प्रकार हम स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्र कंठ के भीतर स्थित ह, उच्छिप्त व्यंजन जिसके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे गिर जाती है, यानी कि बहुत झटके से, ढ, जैसे हमने ढ बोला, बोलते ही जीभ ऊपर से नीचे गिर गई, वो कौन सा एकमात्र व्यंजन है, ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान में रखिए। उच्छिप्त व्यंजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा दंतमूल व्यंजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इस चार्ट को बिल्कुल ध्यान में रखिए। आप इसको, फिर मैं कह रही हूँ, आप 2-3 बार इसको, आप सुबह एक बार देख लीजिए, शाम को एक बार देख लीजिए, आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मेरे चैनल पे ही कमेंट कर सकती हैं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब भी करिए और इसके बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि जो भी मैं नई क्लासें हिंदी से रिलेटेड डालूँ वो आपको मिलती रहें। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसको मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी।
आज की हमारी क्लास इतनी ही थी। थैंक यू, बाय।